हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BAPS के स्टूडेंट्स के लिए है। और आप लोगों को जैसे मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग वाइज लिखा है PPI एंड PTCD, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है। सो पहले हम PPI स्टार्ट करेंगे। PPI की जो फर्स्ट यूनिट है वो है राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली। इसमें हम जो आपके टॉपिक्स देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय दल और राज्य दल, पार्टी प्रणाली में रुझान, कांग्रेस पार्टी से मिश्रित व्यवस्था, गठबंधन, ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल में पूछ लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपका आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन के तौर पे आप जो आप लोगों ने बुक्स परचेज की हैं, आप अपने इंट्रोडक्शन उसमें से ही लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट मेरे पे ये रहता है कि मैम आपने इतना नहीं पढ़ाया जितना हम लिख सकें। मैंने आप लोगों को राइटर्स इसलिए ही बताए हैं ताकि जो मैं आपको पढ़ाऊँ समझाऊँ वो आप उसमें से देख के लिख लो। नॉर्मली कॉलेज में भी यही किया जाता है, सामने टीचर पढ़ाता है, आप नोट्स खुद बनाते हो। लोकतंत्र के जो पहिए हैं उसके रूप में राजनीतिक दल एक अपरिहार्य है। ठीक है, इस लाइन को दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है। जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसके तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज को 4th ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है। बहुत सारे आलोचकों ने बोला भाई इसको बोल नहीं सकते हैं ऐसा, लेकिन इन लोगों ने बोल दिया तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है। तो अब एक चीज़ आई है तो उसकी आलोचना होगी होगी। अब आलोचना आप लास्ट में पढ़ना। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है उसको 4th ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अलावा। अब यहाँ पे जो है एक प्रोफेसर मुनरो हैं, वो बोलते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन जो है वो दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो जनता ही चूज करती है, जनता ही अपने वोट देकर लेती है। इसलिए नॉर्मली नोनी वाली बात कह के अपनी बात को खत्म कर दिया। इन्होंने ज़्यादा डिस्क्राइब करना अच्छा ही नहीं समझा। ठीक है। जो मैकाइवर है ये बोलते हैं कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती है उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है। और हरमन फाइनल बोल रहे हैं कि दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन बना देगी या विनाशकारी बना देगी और जिससे राजनीतिक तंत्र ध्वस्त हो जाएंगे। ठीक है। अब आप ना, जो कुछ बच्चे हैं, मुझसे ये मत बोलना कि मैम आप बहुत टफ हिंदी बोल रहे हो। ये मैं सेम डेफिनेशन की ही हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में लैंग्वेज आप कभी भी चेंज कर कर नहीं लिख सकते हैं। सेम आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिलोसफर ने बात बोली है, ना आपने ना मैंने, किसी ने नहीं बोली। ओके। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक दलों का अर्थ और परिभाषाएं। अब राजनीतिक दल जो है उनका एकमात्र जो अर्थ है वो कभी भी नहीं निकल पाया है और ना ही निकल सकता है, कोई भी नहीं निकाल सकता। फिर भी बहुत सारे फिलोसफर्स का मिलाकर ये बताया गया है कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय, उन्होंने सारे फिलोसफर की बातों को मिलाकर ये बोल दिया कि हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप में उनके समाधान के संबंध में एक मत है और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक विचारक जो हैं वो अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, क्या देते हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेन बात जो यहाँ बताई गई है वो ये है कि एक ऐसे समूह से मतलब है जो आपके लिए, हमारे लिए काम करेगा, हमारी समस्याओं को सॉल्व करेगा। जैसे आपके लिए IQ स्टूडेंट्स पॉइंट की टीम करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आपको बताती है, पढ़ाती है। सेम आपको एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज की जगह रख दो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब क्या है, एडमंड बर्ग बोलते हैं कि राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो कुछ सिद्धांत पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। इन्होंने बोला जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल जो पूरा ग्रुप बना हुआ है, वो कुछ लोगों का समूह है जो कुछ पर्सपेक्टिव पर सहमत होकर
अपने संयुक्त प्रयास द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे कि मैम ये संयुक्त प्रयासी क्या बोला है इन्होंने, कि मतलब जो पार्टी में बैठे हुए हैं सारे, उन सब के मिलाकर जो उनके साथ के लोग हैं उन सब से बातचीत करके अपना एक पर्सपेक्टिव रख के जनता के लिए काम करना उनका काम है और वो करेंगे। लीकॉक बोलते हैं कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे उस नागरिकों के समूहों से है जो राजनीतिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है, यहाँ पे उस आएगा। और सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे हैं और वे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति हथियाना चाहते हैं। लीकॉक ने यहाँ पे सीधी सीधी बात बोल दी, उनके अगेंस्ट भी बोल दी और उनके लिए भी बोल दी। उसके बाद अगर आपकी बुक में ज़्यादा परिभाषाएं दे रखी हैं तो आप एक दो और ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 डेफिनेशंस के ज़्यादा बिल्कुल भी मत लिखना। उससे भले से आप ओपन बुक एग्जामिनेशन दो, असाइनमेंट दो या ऑफलाइन पेपर दो, टीचर को 100% शक हो जाता है कि बच्चे ने 5 से ज़्यादा डेफिनेशन लिखी है, उसको याद कैसे हुई है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप ओपन बुक एग्जाम में भी 5 से ज़्यादा जो आपकी डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल भी मत लिखिएगा। राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं हैं और तत्व हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तत्व और विशेषताएं जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इस वजह से मैंने साथ में तत्व भी लिखा है कि इनकेस क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो कि यार निकी मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। दलों को मजबूत और जो परमानेंट है वो बनाने के लिए संगठन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टीज को बहुत मजबूत बनाने के लिए और हमेशा तक जिंदा रखने के लिए एक जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संगठन से मीनिंग ये है कि दलों के अपने कुछ लिखित और अलिखित नियम होते हैं और साथ में उनके पदाधिकारी होते हैं जो खुद चुनते हैं, खुद निकालते हैं। उन सब की चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो लिखित चीज़ें भी होंगी, अलिखित चीज़ें भी होंगी, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, दूसरा है आपका मूलभूत सिद्धांत की एकता, यूनिटी ऑफ फंडामेंटल्स, कि एक दल का जो एक समूह होता है ना, जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार रखते हैं, वो होना चाहिए। और इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। ये वाली बात भी मेन ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज करने वाली बात आ रही है कि राजनीतिक दलों को अपनी जो सत्ता है वो पाने के लिए लक्ष्य उनके वही है, अपनी सत्ता पाना। उसके लिए खुद संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। जो असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं उनको हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं। और साथ में राजनीतिक दल उनको नहीं कहा जाता कि भाई जब तुमने हिंसा बढ़ाई दी है तो फिर कौन सा राजनीतिक दल, कहाँ का राजनीतिक दल। फिर आता है आपका राष्ट्रीय हित की वृद्धि, नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में क्या बोला जाता है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उन ऊंचे जो आदर्श हैं उससे अनुप्राणित होता है और जिसके जो कार्यक्रम और पॉलिसीज हैं सारी चीज़ों को देशव्यापी आधार पर रखा जाता है और वो सांप्रदायिक नहीं होती हैं। उसके बाद बात आती है आपके राजनीतिक दलों के आधार की। राजनीतिक दलों के आधार को भी मैंने आपको 4 टॉपिक्स में डिवाइड करके समझाया है। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट में क्या है मेन आपका, कि जैसे कि मतलब आप कुछ भी काम करो तो उसमें आपका मेंटली तौर पे ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक ग्रुप के लिए, एक देश के लिए, एक स्टेट के लिए काम कर रहे हो और आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कई बार जो दल हैं वो उनका निर्माण का कारण जो होता है वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो प्राचीन टाइम में चिपके होते हैं कि वो कहते हैं भाई साहब चेंजिंग लानी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लानी, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इस टाइम से, प्रेजेंट टाइम से ज़्यादा लगाव होता है और आगे का भी, फ्यूचर से लगाव होता है, तो वो आगे का सोच के चलते हैं। साथ में इस आधार पर जो सामान्य विचार वाले व्यक्ति हैं वो राजनीतिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके गोल्स से अलग अलग दलों में संगठित हो जाते हैं। और इस तरीके से 4 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहले हैं जो प्राचीन इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं ट्रेडिशनल तौर पे और रीति रिवाजों में से वापस लौटना चाहते हैं और उनको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियावादी, उनको प्रतिक्रियावादी बोलते हैं। दूसरे वो होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में किसी तरीके के चेंजेस करने ही नहीं चाहते, उनको अनुदारवादी कहते हैं। और जो वर्तमान टाइम में, इस टाइम में सिचुएशंस में सुधार करना चाहते हैं उन्हें उदारवादी कहते हैं। और चौथे वो होते हैं जो इस टाइम की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उन्मूलन करना चाहते हैं, उनको
उग्रवादी रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल्स को नॉर्मली नारीवाद के तौर पे भी देखा जाता है, नारीवाद के साथ जोड़ा जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होता है वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी हैं, उदारवादी हैं, अनुरागवादी हैं, उग्रवादी हैं, वो सारे दलों का निर्माण होता जाता है। फिर आता है आपका वातावरण का प्रभाव। अब आप लोगों ने सुना होगा एक बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो वो जिस वातावरण में बढ़ता है, पलता है, उसके अंदर वैसा ही प्रभाव आते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, सो नॉर्मली यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वातावरण का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंसात्मक जो आपका प्रभाव पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से दूर रखना पॉलिटिकल पार्टीज को। साथ में वातावरण को स्पेशल तौर पे रखा गया है एक इम्पोर्टेंस के तौर पे, कि जैसे कि साम्यवादी वातावरण जो है उसमें पला बालक जो होता है वो आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। ठीक है, अब ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी हैं और वो कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास रखते हैं, ट्रेडिशनल तौर पे। क्यों? क्योंकि वो उसी माहौल में, उसी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं। फिर आता है आपका धार्मिक आधार, रिलीजियस ग्राउंड। इसमें यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो धार्मिक आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं कि ठीक है, मैं जो भी धर्म से बिलोंग करता हूँ वो उस पार्टी वो ये देखेगी कि मेरे इस कंट्री में, मेरे स्टेट में जो मेरे रिलीजन के साथ के लोग हैं मैं उनका ध्यान रखूँ, उनको सेफ रखूँ। और यूरोपीय देश में जो कैथोलिक हैं इसके लिए सबसे बेस्ट आपका उदाहरण है। ठीक है, और साथ में भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा, इन सब का निर्माण सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद है फिर आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आपको ये है कि दलों के निर्माण का जो आर्थिक आधार है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्थिक कार्यक्रम करे जाते हैं। अब एक पार्टी मैंने बनाई है, उसमें पार्टी के लिए जगह चाहिए, वो खरीदनी पड़ेगी, रेंट पे लूँगी तो फिर जाहिर है मेरे इतना साल का पैसा भी इतना जाएगा और कोई छोटे मोटे पैसों में तो मिलेगी नहीं। फिर उस जगह को खरीदा, वहाँ पे चेयर्स लगाना, पार्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाना, स्टिकर लगाना, लोगों के लिए बैठने की जगह, उनका खाने का बंदोबस्त, सारी चीज़ें, अपने साथ की टीम बनाना, तो वो सब मैंने करा। चुनाव में खड़ी हुई, मैं हार गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ठीक है, अगले साल दोबारा खड़े होना है। तो लेकिन क्या हुआ, उसमें मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि मुझे अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे आर्थिक कारण भी ये देखा जाता है कि दलों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी ठीक होनी चाहिए कि इन केस अगर वो हार गए तो उनको अपनी जो पार्टी है वो बंद ना करनी पड़े। उसके बाद है आपका भारत में दल व्यवस्था। भारत में दल व्यवस्था जो है आपका कांग्रेस अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप सब जानते हैं आज़ादी के टाइम से कांग्रेस कितने ज़्यादा चर्चाओं में रही है। चर्चाओं में क्यों नहीं रहेगी, सारा काम कांग्रेस से ही चला है, सबसे पहली पार्टी कांग्रेस ही रही है। उसके साथ आगे चलते चलते फिर और पार्टीज बन गई। ठीक है, जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम से ही दलों के संगठन में कांग्रेस पार्टी को देखा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक विशेष अस्तित्व वाले संगठन के रूप में पैदा हुई जिसने देश में अंग्रेज विरोधी तत्व को एकत्रित किया। अब स्टार्टिंग से जब यहाँ पे कांग्रेस काम कर रही है तो अंग्रेजों को भगाना, बुलाना, खिलाना, सबका काम कांग्रेस का ही रहा क्योंकि राजनीतिक दल में कांग्रेस थी। फिर जब आज़ादी हो गई थी तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा था तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी वो जिन्होंने अलग कर ली थी। ठीक है, नहीं तो उस जो पार्टी है उस पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स कांग्रेस के मेंबर बनकर रहना चाहते थे क्योंकि वो ऑलरेडी कांग्रेस के मेंबर थे। और जिन्ना को क्यों वो चीज़ अलग करनी थी उसके लिए भी आप लोगों ने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो अभी इसको आगे बढ़ाना बेकार बात है। ठीक है, इन केस आपको नहीं पता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान हिंदुस्तान को अलग करने की मांग क्यों मांगी थी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि कांग्रेस जो है वो उस टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से ही बहुत ज़्यादा प्रचलित रही है और एक प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था रही है इंडिया में। और साथ में कांग्रेस जो है वो आम जनता का सर्वप्रिय दल भी रहा है कि भैया जनता को पता है कांग्रेस ही है तो कांग्रेस ही है, वो नहीं जाने वाली। क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से वो थे, अंग्रेज़ों से बातचीत करना, सब कुछ करना, देश को आज़ादी मिली, सब कुछ मिला, फिर इम्प्रूवमेंट करने थे, डेवलपमेंट करने थे, वो सारी चीज़ें कांग्रेस के अच्छे जो नेता थे नेहरू के टाइम के उन सब ने करी। फिर आता है भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। अब 1947 की यहाँ बात आ रही है। 1947 से 1999 तक
के काल में कम से कम 3 बार 1967, 1977 और 1990 1990, ठीक है, इसमें ऐसा देखा गया कि भारत की दलीय व्यवस्था नवीन दिशा की तरफ जा रही है, और लेकिन तीनों ही बार ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन स्थिति में थोड़े बहुत चेंजेस आए ज़रूर थे कि हाँ ठीक है, अगर पूरी तरीके से नहीं हो पाया तो चेंजेस तो ज़रूर आए हैं। उसके साथ साथ आगे ये देखा गया कि एक तरीके से भारतीय संघ के जो लगभग आधे राज्य थे उसमें विधानसभाओं में एक भारतीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया। इन राज्यों में विरोधी दल की मिलीजुली सरकारों ने संविध सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, जिन्हें गठबंधन बोलते हैं, उसकी स्थापना कर दी थी। यहाँ से गठबंधनों की स्थापना शुरुआत हो गई थी। रजनी कोठारी बोलते हैं कि भारतीय राजनीति ने एक दल की प्रधानता वाली स्थिति से निकलकर उस स्थिति में प्रवेश किया जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई थी। कंपटीशन बढ़ गया था कि मैं आगे तू आगे मैं पीछे, ऐसी वाली बातें चलने लगी थी। एक वो जो था ना कि कांग्रेस का पर्पस जो स्टार्टिंग से था, भैया देश को आगे बढ़ाना, जनता को आगे वो नहीं रह गया था, वो बिल्कुल भी नहीं था। जब गठबंधन बन गए थे तो सारी चीज़ों में कंपटीशन बढ़ गया कि मैं आगे तू पीछे, तू आगे मैं पीछे, ये वाली बात। उसके बाद अब यहाँ बात आती है कि 1971 का टाइम आया, उसमें लोकसभा चुनावों में और 1972 में विधानसभा चुनावों में दलीय स्थिति जो है वो इस तरीके से सामने आई और दलीय व्यवस्था ने अपने पुराने स्वरूप, एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति को ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये जो है इसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद इसके अंदर 3 टॉपिक्स मेन हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इनकेस आपकी बुक में ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहला है बहुदलीय पद्धति, मल्टी पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट्स, पद्धति की स्पेलिंग में यहाँ पे दा लिख दिया है, आप इसको ठीक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें यह है कि भारत में ब्रिटेन और अमेरिका की तरह द्विदल पद्धति नहीं है, बहुदल पद्धति है। जो चुनाव आयोग के अनुसार अप्रैल मई 2004 में 6 राष्ट्र दल समेत 655 राजनीतिक पार्टियां थी, जिसमें से आपकी 45 पार्टियां राज्य स्तर की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग का टॉपिक है ना, राष्ट्रीय दल, राज्य दल, वो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से आपको ये टॉपिक अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, पूरी यूनिट एक साथ ही पढ़ाई जाती है। फिर आता है आपका अप्रैल मई 2009 का टाइम, उसमें बैठी 15वीं लोकसभा। 15वीं लोकसभा में जब चुनाव हुए तो 1055 राजनीतिक दल थे, उसमें से 7 राष्ट्रीय दल थे और अगेन आपके जो 48 जो राज्य, वो आपके राज्य दल थे। ठीक है, फिर आया अगेन आपका आगे टाइम बढ़ता गया। फिर 2014 अप्रैल मई का टाइम आया, 16वीं लोकसभा बैठी, उसमें 1687 राजनीतिक दल थे, जिसमें से 6 जो आपकी राष्ट्रीय दल थे और 54 राज्य दल थे। लेकिन उन राजनीतिक दल में से भी कुछ दल कम हो गए थे, जो घटकर 1627 हो गए थे। फिर उसके बाद आगे चलकर 2000 आपका 15 आया, 16 में मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। फिर 2018 13 अगस्त आई, उसमें दैनिक भास्कर की एक सूचना में बताया गया कि चुनाव आयोग ने पहले 1.5 महीने में 22 से ज़्यादा राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो राजस्थान के राजनीतिक दल देखे जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका एक राजनीतिक दल का प्रधान ने वन डोमिनेंट पार्टी। वन डोमिनेंट पार्टी का क्या है कि जब चौथे आम चुनाव हुए थे तो उसमें पूर्व मॉरिस जोन्स ने भारत की दलीय पद्धति को एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति की संज्ञा दे दी थी और 1967 से 70 के समय को छोड़कर भारतीय राजनीति की जो सामान्यता है वो यही प्रवृत्तियां बन गई थी। साथ में बहुदलीय जो पद्धति है उसकी एक सामान्य तौर पर राजनीतिक शक्ति का बिखराव हो गया था और साथ में कोई भी राजनीतिक दल स्थिति में नहीं हो सकता था जो वो अपनी सरकार का निर्माण कर सके और 1967 में भारतीय राजनीति में ये स्थिति देखने को सामने नहीं आई थी। फिर जब ये कारण पता लगा कि जो भारतीय राजनीति है वो कांग्रेस दल की प्रधानता है और फिर 67 में अगेन जब जो चतुर्थ आम चुनाव हुए थे 67 में, उसमें भारतीय राजनीति में राज्य स्तर पर स्थिति को जन्म दिया जिसे बहुदल पद्धति का स्वाभाविक परिणाम कहा जाता है। लेकिन 67 से 70 के जो दशक है उसमें कुछ राज्यों में जिनमें मिलीजुली सरकार का निर्माण हुआ और सामान्य तौर पर जनता को उनसे घोर निराशा भी प्राप्त हुई थी, जो विपक्षी दलों का पतन माना जाता है कि भाई उन्होंने बस अपने बारे में सोचा, जनता के बारे में सोचा ही नहीं, तो जाहिर
जाहिर है जनता तो नाराज होगी ही होगी। फिर आया आपका सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय दल। सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय दल में आपका डीएमके मेनली देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपका डीएमके ने क्या सीन था आपका डीएमके का, कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के आधार पर गठित हुए थे। ऐसे दल में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, अन्ना डीएमके बोलते हैं इसको, अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद, सिक्किम संग्राम परिषद, और ऐसे बहुत सारे जो दल थे उनका नाम सामने आया। साथ में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड लोकतांत्रिक दल और मणिपुर पीपल पार्टी आदि की प्रभावशाली है, और अखिल भारतीय दलों का भी प्रभाव लगभग दिख रहा था। 7 सिस्टर्स के साइड का यहाँ पर बताया गया है। उसके साथ यहाँ पर आ गया कि लोकसभा चुनाव में तो ये जो सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने अपनी शक्ति का प्रभाव एक सीमित इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया, लिमिटेड इंट्रोडक्शन, लेकिन विधानसभा चुनावों में अपनी शक्ति का परिचय देने में वो सफल रहे थे। और फिर साथ में 1989 से 2005 में शिवसेना ने भी अपनी शक्ति को आगे दिखाया और क्षेत्रीयता के तौर पर भी आगे बढ़ाया। अब भारत में राजनीतिक दल की आलोचनाएं सामने आई। ठीक है, आलोचनाओं में 3 मेन आलोचना। सबसे पहली है दल बदल, ठीक है, चेंज ऑफ पार्टी। चेंज ऑफ पार्टी में देश में जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको निहित रूपरेखा में दल व्यवस्था की समस्याओं को बहुत ज़्यादा देखा गया। भारत में एक ट्रेडिशनल तौर पे एक ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव ये भारत जो है वो करता है। साथ में धर्म, जाति और बहुत सारे जो सांस्कृतिक कारण हैं वो लोगों के दिमाग पर जमे हुए हैं, जो एक सैद्धांतिक राजनीतिक संदर्भों में बहुत ज़्यादा मुश्किल तौर पे देखे जाते हैं। साथ में पंथ निरपेक्ष संगठन को चलाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर साम्यवादी दल भी 3 हैं, भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी दल। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इतना बड़ा नाम, ये इतना बड़ा नाम जो है वो एक ही है। सबसे पहला है भारतीय साम्यवादी दल, दूसरा है मार्क्सवादी साम्यवादी दल, तीसरा है भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी दल। ठीक है, इनमें इनकी जो है सोचें सबकी मिलाकर रखी गई हैं, इस वजह से इसका नाम इतना बड़ा दिया गया है। जो भारतीय साम्यवादी दलों में गुट संबंधी राजनीति से पैदा हुए थे, और अकाली दल और जो डीएमके है वो प्रादेशिक दल भी विभाजित हो गए, और इस तरीके से गुटबंदी जो है वो सभी राजनीतिक दलों में प्रचलित हो गई, और सैद्धांतिक आधार पर एक मतभेद के तौर पे अलग अलग उसमें पार्टीज बढ़ गई। गठबंधन का दौर आ गया कांग्रेस के बाद, और इसमें सब पार्टी बदल गई। ठीक है, दल बदल का मेन ये रहा कि भारत में दल बदल एक सामान्य सी बात है। दल बदल का मैं आपको अब बता रही हूँ, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रही थी। दल बदल में ये है कि देश में राजनीतिक स्थिरता को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के साथ साथ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें लोगों का विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव डाला। साथ में 1967 से 1968 तक 16 सरकारों के पतन को भी उत्तरदायी माना जाता है, और दल बदल जो है वो दल प्रणाली के डेवलपमेंट में भी एक बाधा मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वित्तीय साधन, फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें ये रहा है कि भारत में राजनीतिक दल अपना वित्तीय लेखा जोखा, यहाँ तक कि सदस्य का जो संचालन है उसके साधनों के प्राप्त धन का ब्यौरा भी नहीं छापते हैं। वो व्यवहारिक रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज की आय का सामान्य स्रोत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों पर लगाया गया चंदा है। और 1956 में कंपनी अधिनियम ने पहली बार एक राजनीतिक चंदों के साथ दान या फिर बहुत सारे कोषों या फिर योगदान को सीमित कर दिया था, और कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टीज को दान देने पर भी बैन लगा दिया था। उसके बाद है काले धन का प्रभाव, ब्लैक मनी इफेक्ट। ब्लैक मनी इफेक्ट कही रहा कि चुनाव बहुत खर्चीले हो जाने से रियलिटी में जनसेवी जो चुनाव मैदान है उसमें उतरने से वो कतराते रहे। दलों को पूंजीपति जो कंपनियां हैं उनसे इकोनॉमिकल सहायता मिलती रही, जो लोग धन देते हैं वो बदले में अनुचित लाभ उठाना चाहते भी थे।
पूर्व जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति चुनाव में लाखों रुपए खर्च करने के बाद ईमानदार हरगिज नहीं कर सकता। जो एक व्यक्ति है वो उसमें चुनाव में पैसे खर्च करने के बाद, एक ईमानदार शख्स इतने पैसे चुनाव में खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से वो पैसे कमाए हैं, फेक तरीके से नहीं कमाए हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि एक ऐसा कटु सत्य है जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के खोखलेपन को प्रतीत करता है, दिखाता है, प्रकट करता है कि भाई ये एक ऐसा बिल्कुल कड़वा सच है जो लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को पता भी है कि कैसे अब आपने यहाँ पे इतना पॉलिटिकल पार्टी में सब कुछ खत्म कर दिया चुनाव के टाइम पे। इतना करते तो थोड़ा बहुत स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, किसी सड़क बनाने में, कहीं कुछ करने में लगा देते तो क्या चला जाता। ये वाली बात इन्होंने उस टाइम पे बोली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो है मेन निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि इसका निष्कर्ष कभी निकला ही नहीं गया। पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया जब तक खत्म नहीं होगी वो चलती रहेंगी, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली, ये खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम चुनाव और चुनाव प्रक्रिया पढ़ेंगे। ये यूनिट आपकी खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई अपडेट हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।